सराउंडिंग, है ना, सिस्टम की टाइप्स, प्रॉपर्टीज़ की टाइप, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमने देखे थे। और बेसिकली कल हम लोगों ने वर्क के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे ना, जो लास्ट डेरिवेशन अपना था लेक्चर के लास्ट में जो हमने डेरिवेशन किए थे, इट वाज वर्क डन अगेंस्ट, नहीं रे, डेरिवेशन वैक्यूम में कुछ डिराइव किए देगा, वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब बाहर से एक प्रेशर लग रहा है जिसको हमने पी एक्सटर्नल नाम दिया, और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, V1 से V2 तक जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होता है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम। करेक्ट है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने कल डिराइव किया था। कब यूज़ करना है फॉर्मूला, कब यूज़ करना है, की पॉइंट क्या है उसके अंदर, की पॉइंट कि जो वर्क डन है वो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट किया जाए, कोई तो भी एक प्रेशर है उसके अगेंस्ट वर्क डन किया जाए। फिर हमने देखे थे अगर एक्सटर्नल प्रेशर की बजाय वैक्यूम के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, बाहर वैक्यूम है, तो उस केस में वर्क डन कितना रहता है बेटा, 0। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, फ्री एक्सपांशन। क्या बोलते हैं बोल, फ्री एक्सपांशन। अब आज हम लोग को वर्क डन का तीसरा केस स्टार्ट करना है, दैट इज मैक्सिमम वर्क डन। क्या है बेटा, मैक्सिमम वर्क डन। अब ये मैक्सिमम वर्क डन कब होता है सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। वैसे तो मैंने तुमको कल ही बता दिया था कि मैक्सिमम वर्क डन कब होता है कि नहीं। मैंने आपको दो केस लेकर बताया था कि एक गैस है वो V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक एक्सपांड कर रही है, अगर एक ही स्टेप में एक्सपांड कर जाएगी जल्दी से फास्ट, तो वो रिवर्सिबल होता है क्या, नहीं। रिवर्सिबल करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको प्रोसेस को क्वाजी स्टैटिक करना पड़ता है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में, है कि नहीं, और इनफाइनाइटली स्लोली, बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होगा, बहुत सारे स्टेप्स में होगा, है कि नहीं, तब जो प्रोसेस होगा वो कैसा रहेगा बोल, रिवर्सिबल है। तो मैंने आपको तभी बताया था कि बताओ पहले केस में ज़्यादा वर्क लगेगा दूसरे केस में, तो आपने क्या बोले थे, सेकेंड केस में बार बार मास को निकाल के रखना था ना। तो हमेशा जब हम लोग को प्रोसेस को रिवर्सिबली कराना होता है ना, रिवर्सिबली मतलब उसको n नंबर ऑफ स्टेप्स में कराना है, बहुत सारे स्टेप्स में कराना है, उस टाइम पर जो वर्क डन लगता है वो कैसा वर्क डन होता है, मैक्सिमम वर्क डन। तो वही चीज़ अभी हम लोग देखने वाले, वही सेम कंडीशन जो कल पढ़े थे उसी को लेकर के वर्क का फॉर्मूला डिराइव करने वाले। समझ में अच्छे से, सो बंद करते बेटा, 7:30 बज गया, अभी तक काम कर रहे हैं हम लोग। हाँ इधर देखो, सबसे पहले ना थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं कि, इधर ध्यान दो, सबसे पहले थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में ही क्यों वर्क डन मैक्सिमम होता है। थोड़ा सा मैथ्स यूज़ करते हैं यहाँ पर। सी दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, अभी हम लोग निकाल चुके ना, W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। डायग्राम याद करोगे अगर आप लोग बेटा, तो ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, अंदर से जो प्रेशर लग रहा होता है वो P होता है, और बाहर से जो प्रेशर लग रहा होता है वो P एक्सटर्नल होता है। करेक्ट है, इन्हीं दोनों के प्रेशर की डिफरेंस को मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई इन दोनों का प्रेशर का कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा ना, क्योंकि अगर ये दोनों सेम रहेंगे तो वर्क तो होने वाला नहीं। जब तक ये प्रेशर ज़्यादा नहीं होता पिस्टन ऊपर जाएगी क्या, नहीं जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ इन दोनों के बीच का जो प्रेशर का डिफरेंस है वो डेल्टा P, कितना है बोल, डेल्टा P। तो डेल्टा P को आप क्या लिखोगे फिर, डिफरेंस कैसा निकालते हैं, लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर दो, तो यहाँ पे लार्जर कौन है P और स्मॉलर कौन है P एक्सटर्नल, तभी तो पिस्टन ऊपर जा रही है ना। तो डेल्टा P क्या रहेगा बोल, P माइनस P एक्सटर्नल, ये माइनस P एक्सटर्नल इधर आएगा तो प्लस P एक्सटर्नल, और ये प्लस डेल्टा P उधर जाएगा तो माइनस डेल्टा P। तो कुछ देख रहे हो, P एक्सटर्नल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P माइनस डेल्टा P। तो दिस विल बिकम W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल की जगह पर क्या आएगा बोल, P माइनस डेल्टा P इंटू डेल्टा, ठीक है ना। तो मैं चेंज इन वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहा हूँ, मतलब V1 से V2 वॉल्यूम तक जाना है मेरे को, वॉल्यूम फिक्स है मेरा, इसको मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ, दिस इज कांस्टेंट, ठीक है ना। गैस के अंदर से जो प्रेशर लग रहा है उसको भी कांस्टेंट रखते हैं। ये डेल्टा P को मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ, डेल्टा P मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे ना बेटा, तो ये डेल्टा P की वैल्यू, यहाँ पर डेल्टा P की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी वर्क डन उतना कम है। देख कैसे, समझो मिसाल के तौर पर ये जो P है ना, P इसका वैल्यू 100, कितना है बोल 100, और बाहर जो भी डेल्टा V है, समझो डेल्टा V है 1, डेल्टा V कितना है समझ 1। अब मैं क्या करता हूँ, ये डेल्टा P को रखता हूँ 10, डेल्टा P को मैंने कितना रखा 10, 100 में से 10 गया 90, 90 इंटू 1
वर्क डन कितना आ रहा है 90 जूल, -90, वो माइनस क्यों आ रहा है आपको भी पता है, माइनस मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय याद है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 10 रखा तो वर्क की वैल्यू कितनी आ रही है, वो 90 कितनी आ रही। अब मैंने क्या बोला, अब डेल्टा पी को बढ़ाओगे तो डब्ल्यू क्या होगा, कम, बढ़ा दो इसको 10 से इसको 40 कर दो, वर्क डन कितना हो जाएगा 60, पहले कितना था 90 से 60 आया मतलब कम हो। तो वर्क डन को जितना बढ़ाओगे, सॉरी डेल्टा पी को जितना बढ़ाओगे वर्क डन उतना कम, डेल्टा पी जितना बढ़ेगा वर्क डन उतना कम हो। तो इसका उल्टा भी तो सही है ना, क्या बोल, उल्टा क्या रहेगा इसका, डेल्टा पी जितना कम रहेगा वर्क डन उतना सही। तो डेल्टा पी को मैं बहुत कम कर देता हूँ, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, बहुत ही कम। तो जो वर्क डन रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा हो जाए, और बहुत ही ज़्यादा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। तो टू मैक्सिमाइज दिस वर्क, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे डेल्टा पी को एकदम मिनिमाइज करना पड़ेगा, एकदम इन्फिनिटेसिमली स्मॉल करना पड़ेगा। अब डेल्टा पी था कौन बता, पी और पी एक्सटर्नल के बीच का डिफरेंस। तो मैं चाह रहा हूं कि ड्राइविंग फोर्स पी या ड्राइविंग प्रेशर पी और अपोजिंग प्रेशर पी एक्सटर्नल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसा हो जाए, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। ये किस प्रोसेस की कंडीशन थी याद करो, रिवर्सिबल प्रोसेस की ना। रिवर्सिबल प्रोसेस के कुछ फीचर्स पढ़े थे, उसमें सबसे पहला फीचर यही था कि पी और पी एक्सटर्नल के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। तो मुझे वर्क को मैक्सिमाइज करने के लिए इस डेल्टा पी को क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। और इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डेल्टा पी है मतलब पी और पी एक्सटर्नल के बीच में इनफाइनेटली स्मॉल डिफरेंस है, and that is the condition of reversible process, hence proof that work will be maximum when the process is taking place reversibly। वर्क मैक्सिमम कब होता है, जब कोई भी प्रोसेस कैसे हो बेटा, रिवर्सिबली। समझ में आ रहा है। तो जब तक कोई प्रोसेस रिवर्सिबली नहीं हो रहा है वर्क की वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगी। तो ये बात आपको याद रखना है, डब्ल्यू मैक्स तभी रहेगा जब प्रोसेस कैसा हो बेटा, रिवर्सिबली। ना सिर्फ रिवर्सिबली बल्कि हम लोग प्रोसेस को आइसोथर्मली भी कराते हैं। आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो चाहे एक्सपांशन हो चाहे कंप्रेशन हो, अगर ये काम आइसोथर्मल और रिवर्सिबल हो रहा है, ये प्रोसेस आइसोथर्मल भी है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, यानी जो भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो सिर्फ वर्क डन के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है ना, टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। आइसोथर्मल भी होना चाहिए प्रोसेस, और रिवर्सिबल भी होना चाहिए। इस केस में हमारा जो वर्क डन होता है वो कैसा रहता है, वो मैक्सिमम। अगर आप प्रोसेस को आइसोथर्मल नहीं करोगे फिर टेम्परेचर भी बदलने लगेगा, फिर डेरिवेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो हम लोग प्रोसेस को आइसोथर्मल भी रखते हैं और रिवर्सिबल भी। अब ना कभी कभी ना क्वेश्चन में तुमको बोलता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वर्क डन, क्या बोलता है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वर्क डन। तो इतना तो अपने पास अक्कल है, जैसे मैंने पढ़ा मैक्सिमम वर्क डन, मुझे पता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, मैक्सिमम वर्क का, डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला यूज़ करना है, जो भी हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी ना क्वेश्चन में ऐसा रहता है हाँ कि अ गैस इज एक्सपांडिंग आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन। अब यहाँ पे कहीं भी मैक्सिमम वर्ड लिखा है क्या, इनडायरेक्टली लिखा हुआ है। क्या बोला, गैस कैसे एक्सपांड कर रही है, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। और जब भी कोई प्रोसेस आइसोथर्मली और रिवर्सिबली होगा तो वहाँ पर वर्क डन की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम। मतलब वहाँ क्या निकालना है, मैक्सिमम। तो आपको हर जगह मैक्सिमम वर्क नहीं बोलेगा, कभी कभी ये वर्ड यूज़ करता है, ज़्यादातर टाइम ये वर्ड यूज़ करता है, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। तो आपको पता होना चाहिए आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है मतलब वर्क डन कैसा रहेगा, बोल मैक्सिमम। आप डिराइव करते हैं उसका फॉर्मूला, मैंने पहले ही बता दिया न्यूमेरिकल में पहचानने का कैसे। जब एक एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डन निकालने बोला है तो ये वाला फॉर्मूला, वैक्यूम में निकालने बोला है तो वर्क डन 0, आइसोथर्मली और रिवर्सिबली बोला है तो अब जो फॉर्मूला निकालने जा रहे वो वाला फॉर्मूला। तीनों में आपको पूछेगा वर्क डन ही, लेकिन फॉर्मूला कब कौन सा यूज़ करना है समझ में अच्छे से। अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। न्यूमेरिकल बचे अभी है ना, वो करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। अभी करते हैं इसका डेरिवेशन, लेट अस डिराइव इट। क्या फॉर्मूला है, एकदम सिंपल डेरिवेशन है, सब बोर्ड पर देखेंगे। इतना सिंपल डेरिवेशन है पर 4-4 मार्क्स के लिए आता है, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। मैक्सिमम वर्क डन, तो वही केस लेते हैं हम लोग। कंसिडर अ गैस इनसाइड अ सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल रिजिड फ्रिक्शनलेस पिस्टन, है कि नहीं। तो सब लोग इधर ध्यान से देखेंगे, यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। कंसिडर
a gas inside a cylinder fitted with rigid frictionless movable cylinder, sorry piston, ठीक है ना. इट्स वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम, अब उस गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा, बोल चेंज हो रहा है, चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2. उसका वॉल्यूम कैसा है बेटा, V1 से V2 तक जा रहा है. ये इनिशियल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम, ठीक है ना. लेकिन कैसे चेंज हो रहा है जरा वो ध्यान से देखना. V1 टू V2 आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, ठीक है ना, इन n नंबर ऑफ स्टेप या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स बाय ग्रेजुअली रिमूविंग द मासेस. याद आ रहा है, एक एक करके मास को बाहर निकाले थे ना, एज शोन इन फिगर, जैसा कि हम लोग नीचे डायग्राम में दिखा रहे हैं. अब बनाना अपने को डायग्राम, वही वाला डायग्राम जो कल बनाए थे. ये एक सिलेंडर है, ये इसके ऊपर रखे हुए पिस्टन, और ये इसके ऊपर रखे हुए काफ़ी सारे वेट, बहुत सारे वेट ऐसा रखे हुए इसके ऊपर, ठीक है ना, ऐसा काफ़ी सारे वेट रखे हुए इसके. और इसका जो वॉल्यूम है दिस इज़ V1. कितना वॉल्यूम है बेटा, बोल इसका V1 वॉल्यूम. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्रेजुअली एक एक वेट को बाहर निकालेंगे, ग्रेजुअली एक एक वेट को बाहर निकालेंगे. तो फिर से ये सिलेंडर, ठीक है. अब एक वेट को मैं बाहर निकालूंगा तो पहले वॉल्यूम ये था ना, अब वॉल्यूम थोड़ा सा क्या होगा, चेंज, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज होगा. तो थोड़ा सा ये वॉल्यूम समझ यहाँ आ गया, इतना नहीं जाएगा, लेकिन मैं जानबूझ के थोड़ा ऊपर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना. समझ, वॉल्यूम थोड़ा सा इधर आ गया. मास एक आध कम कर दो इसमें से, फिर कि एक ऊपर वाला मास कम कर दिया, ठीक है ना. अब अगर आप लोग नोटिस करोगे तो वॉल्यूम थोड़ा सा क्या हुआ बेटा, चेंज. तो पहले जो वॉल्यूम था और अभी जो वॉल्यूम है, इन दोनों में डिफरेंस आया ना. तो इस छोटे से वॉल्यूम चेंज को मैं बोल दे रहा हूँ DV. कितना बोल दे रहा हूँ, बोल DV. वॉल्यूम कितने से चेंज हुआ बेटा, DV, बहुत छोटा सा वॉल्यूम चेंज हुआ. फिर और एक मास निकाल देंगे हम लोग, और एक मास निकालेंगे, वॉल्यूम और थोड़ा सा चेंज होगा, है ना. पहले की बनिस्बत वॉल्यूम और थोड़ा सा चेंज हो गया, एक मास और इसमें से कम कर दो, ऐसा एक मास और कम कर दिया उसमें से. और अभी भी जो वॉल्यूम चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है बोल, बहुत थोड़ा सा, कितना कितना DV. अब इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप तक बनाते नहीं जाने का, बोले 3 घंटा यही काम कर रहा है. अब सीधा फाइनल स्टेप ऐसे चल रहा है ये. एंड लास्टली फाइनल में क्या हो रहा है, देख, सिलेंडर, पिस्टन, सारे मासेस निकल चुके हैं, वॉल्यूम कितना हो गया है, V2. सो दिस इज हाउ वी हैव टू शो द डायग्राम. अच्छा, हर स्टेप में आपको पता है नीचे से जो प्रेशर लग रहा होगा वो रहेगा आपका P, और ऊपर से जो प्रेशर लग रहा होगा वो रहेगा आपका P एक्सटर्नल. दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रहेगा, कितना डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल. क्योंकि प्रोसेस कैसा हो रहा है, रिवर्सिबल. रिवर्सिबल प्रोसेस का पहला फीचर, P और P एक्सटर्नल के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होना चाहिए. समझ में अच्छे से. तो इधर ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, वर्क डन इन ईच स्टेप, हर स्टेप में जो वर्क डन होगा, टू चेंज द वॉल्यूम बाय DV. हर स्टेप में DV जितना वॉल्यूम चेंज करने में जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यू क्या रहेगा, इज, उसकी वैल्यू क्या रहेगा, DW. W नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि जब थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वर्क डन में कितना लगेगा, थोड़ा सा. हमको टोटल वर्क निकालना है यहाँ से. तो एक स्टेप का वर्क ले रहा तो उसको क्या लिख रहा हूँ मैं, DW. और दोस्तों फॉर्मूला ऑफ वर्क डन अभी जो निकाले थे पहले, W = -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. तो ये जो छोटा सा वर्क डन क्या रहेगा, माइनस, बाहर से प्रेशर कितना लग रहा है, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. नहीं लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, एक हर स्टेप में, ईच स्टेप में कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, DV. तो डेल्टा V की जगह क्या आएगा, बोल DV है. डेल्टा V की जगह पर क्या आएगा बेटा, DV. नाउ वी हैव टू चेंज दिस P एक्सटर्नल. तो
सिंस P माइनस पी एक्सटर्नल, जब ये प्रेशर में से P एक्सटर्नल को निकालेंगे, मतलब ड्राइविंग फोर्स में से अपोजिंग फोर्स को माइनस करेंगे, तो एक डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा, बहुत कम रहेगा ना, तो उसको हम लोग डेल्टा P नहीं लिखेंगे, dP लिखेंगे। D कब लेते हैं हम लोग, डेल्टा कब लेते हैं, जब बड़ा चेंज हो, और D कब लेते हैं, जब बहुत छोटा सा चेंज हो। तो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिफरेंस है, तो हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे बेटा, dP, ठीक है ना। चाहिए तो यहाँ लिख लेना विच इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, ठीक है ना। अभी आगे देखेंगे क्या होगा, ये P माइनस पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो रही है, बोल dP हो रही है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, P एक्सटर्नल, तो इसमें से P एक्सटर्नल को अकेला करते हैं, तो ये माइनस पी एक्सटर्नल उधर जाएगा तो प्लस पी एक्सटर्नल, ये P को ऐसे ही रहने दे, ये प्लस dP इधर आएगा तो माइनस dP। तो P एक्सटर्नल की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, बोल P माइनस dP। इसको अगर इक्वेशन 1 बोलूँगा तो यहाँ पे लिखूंगा पुट इन 1, क्या बन जाएगी देखिए इक्वेशन 1, dW इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, P माइनस dP इंटू dV। अब इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, dW इज इक्वल्स टू, पहले तो dV को अंदर लेके आओ, P इंटू dV, dP इंटू dV। अब माइनस को अंदर लेके आओ, तो माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, इजी, यहाँ तक समझा। व्हाट इज दिस dP, चेंज इन प्रेशर, कितना, ये बहुत ही छोटा है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। व्हाट इज दिस dV, चेंज इन वॉल्यूम, वो भी कैसा है, बहुत छोटा है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। तो एक बहुत छोटे नंबर को एक दूसरे बहुत छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो बहुत 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 छोटा आएगा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। ये दोनों वैल्यू वेरी स्मॉल है, तो इनका प्रोडक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, नेग्लेक्ट। 0.02 को 0.02 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 0.0004, और एकदम ही छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो दो इतने छोटे छोटे नंबर को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा उसको तो पूछो ही मत, वो कितना छोटा रहेगा। तो इतने स्मॉलर नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, देखो ऐसा लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, सिंस dP एंड dV आर वेरी स्मॉल, ये दोनों कैसे हैं बेटा, बहुत ही छोटे नंबर्स हैं, देयरफॉर नेग्लेक्टिंग देयर प्रोडक्ट। तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है dP इंटू dV, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है dP इंटू dV, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। क्यों करें नेग्लेक्ट, समझा ना, क्योंकि दो बहुत छोटे नंबर को जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसको हम लोग क्या कर दे रहे बेटा, नेग्लेक्ट। तो बचा क्या फिर, बता जल्दी बता, क्या बचा, dW इज इक्वल्स टू माइनस P इंटू dV। तो ये एक स्टेप में होने वाला वर्क डन मिला है, पर मुझे एक स्टेप का वर्क डन नहीं निकालना था, मुझे टोटल वर्क डन निकालना था V1 से लेके V2 तक। अब जब भी कोई चीज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में हो रही है, मतलब बहुत सारे पार्टेड पीसेस में बटी हुई कोई चीज़, और आप उसको टोटल करना चाहते हो, तो हम लोग समेशन यूज़ नहीं करते, क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन। तो ये V1 से V2 तक के लिए टोटल वर्क डन निकालने के लिए इस dW को क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे। तो इधर ध्यान से देखना, टोटल वर्क डन फ्रॉम V1 टू V2, दैट इज, ये जो V1 से V2 तक जो वर्क डन हो रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में, रिवर्सिबल प्रोसेस में, इसी वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम वर्क डन ना। तो देख, टोटल वर्क डन फ्रॉम V1 टू V2 दैट इज मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन विल बी, वो कितना रहेगा देखना, सब लोग ध्यान से देखना। ये जो छोटा सा वर्क डन आया dW, इसको क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करेंगे, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो अपने को क्या मिलेगा, बोल टोटल वर्क डन, जिसका क्या नाम दिया हमने, मैक्सिमम वर्क डन। अच्छा, dW को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक। तो ये अपना इनिशियल लिमिट है और ये क्या है, फाइनल लिमिट। तो V1 V2, तो क्या हो जाए देखिए, W मैक्स इज इक्वल्स टू V1 V2 dW। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dW, बोलो माइनस P इंटू dV। अब देखो, इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव में वेरिएबल कौन होता है, जो d के साथ है। यहाँ पर d के साथ क्या है, v, तो वेरिएबल कौन है, वॉल्यूम। इधर वॉल्यूम है क्या, नहीं, तो वॉल्यूम को लेके आना पड़ेगा, वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, वो यहाँ पे लेके आना। तो कैसे लेके आएंगे, देख, यूजिंग, यूजिंग
आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हैं. व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी. इसमें पी कौन होता है? प्रेशर, वी वॉल्यूम, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना. पहले भी यूज किया हम लोग ने इसको. ठीक है बेटा, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर किस में लेना चाहिए? केल्विन में. व्हाट इज दिस एन? नंबर ऑफ मोल. ठीक है ना. तो ये सारा आपको पता है. अब इसमें से मेरे पास क्या है देख, पी. तो ये पी को यहाँ से अकेला करो, क्या हो जाएगा? पी इज इक्वल्स टू एन आर टी बाय वी. तो इसको यहाँ पर पुट कर दो तो क्या बनेगा देख? डब्ल्यू मैक्स. इसको यहाँ पर पुट करते हैं हम लोग. डब्ल्यू मैक्स क्या बनेगा देख? डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2 माइनस पी की जगह पर क्या है बोल? एन आर टी बाई वी इंटू डी वी. अब आ गया वॉल्यूम. अब देखो एक रूल है अपना कि जो जो चीज़ें कांस्टेंट होती है उसको क्या करते हैं? इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेते हैं. ठीक है ना. तो देख क्या क्या बाहर आएगा, सब लोग ध्यान से देखना बेटा. सब लोग ध्यान से देखेंगे क्या क्या बाहर आएगा. सबसे पहले तो ये माइनस बाहर चला गया, है ना. सबसे पहले माइनस बाहर चले गया. उसके बाद एन, नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहा है क्या? खाली वॉल्यूम बदल रहे हैं. नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहा है क्या? नहीं. तो भी क्या आ जाएगा? बाहर. चाहिए तो आप यहाँ पे लिख लो, कंसिडर एन मोल ऑफ गैस. ठीक है ना. तो नंबर ऑफ मोल कहाँ आ गया बेटा? बाहर आ गया. व्हाट इज आर? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो. व्हाट इज टी? टेम्परेचर. द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस आइसोथर्मली. कल आइसोथर्मल प्रोसेस का डेफिनेशन पढ़े थे. व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो. मतलब यहाँ टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट. बाहर निकाल लो उसको. तो अंदर से बचा कौन? 1/v, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है, वही तो वो चीज़ है जो बदल रही है कि नहीं. तो 1/v इंटू डी वी. बेटा 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x. तो 1/v का इंटीग्रेशन log v. तो डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस एन आर टी. इसका इंटीग्रेशन आएगा log v, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ln v. ये ln मतलब log टू द बेस e. ln मतलब log टू द बेस e. तो 1/v का इंटीग्रेशन आ गया ln ऑफ v. लिमिट क्या है बेटा? बोल लिमिट क्या है? व्हाट इज लोअर लिमिट? v1. अपर लिमिट v2. अब लिमिट अप्लाई करेंगे. याद है ना लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं? पहले इसकी जगह पर अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, बीच में माइनस. करो वो काम इधर. क्या बन जाए देख? डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी एल ऑफ, ये v की जगह क्या आ जाएगा बोल? v2 माइनस एल ऑफ, ये क्या आएगा अब? v1. यहाँ तक ठीक. अब log a माइनस log b किसका फॉर्मूला है? log a बाई b. क्या बन जाएगा ये? माइनस एन आर टी एल ऑफ, ए कौन है? v2 और b कौन है? v1. सही है. पर ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास जो लॉग टेबल है वो ln नहीं होता, लॉग टू द बेस e नहीं होता है, लॉग टू द बेस 10 होता है. तो जब भी लॉग टू द बेस e की है लॉग टू द बेस 10 लाते हैं तो मल्टीप्लाई किससे करना होता है? 2.303. याद है? कई बार बता चुका, यूज़ भी कर चुके हम लोग. तो क्या बन जाएगा देखिए, देयरफॉर डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल्स टू माइनस, मल्टीप्लाई कर दो इधर 2.303 nRT. तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई किए अपने आप ln क्या बन जाएगा बोल? log टू द बेस e v2, सॉरी log टू द बेस 10 v2 बाय v1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम वर्क डन. खत्म. ये फॉर्मूला है. कितना इजी डेरिवेशन, 4 मार्क्स के लिए आता है. इजी नहीं, बहुत इजी है आंटी, बहुत आसान है. फिजिक्स से कंपेयर करो इसको, बहुत आसान है. ठीक है ना. तो मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 v2 बाई v1. अब यहाँ पर कौन सी चीज़ किसको दिखा रही है वो इंपॉर्टेंट है. ये तो नंबर है, इसको छोड़ो. n बोले तो नंबर ऑफ मोल. अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो अपने को पहले नंबर ऑफ मोल पता करना पड़ेगा. r क्या बेटा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. दे या ना दे हमको उसकी वैल्यू पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. ठीक है ना. ठीक है बेटा. टेम्परेचर किस में होना चाहिए पर वो? केल्विन. तो आप टेम्परेचर को ढूंढेंगे दिया है कि नहीं. अगर सेल्सियस में दिया है तो किस में कन्वर्ट करेंगे? केल्विन. व्हाट इज v2? फाइनल वॉल्यूम, जो भी बाद का वॉल्यूम रहेगा. v1 इनिशियल वॉल्यूम. अब इसके यूनिट का कैसा है? दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, बस कुछ भी रहे, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, कुछ भी रहे, बस सेम होना चाहिए. क्यों? ये दोनों क्या हो रहा है देख, डिवाइड हो रहा है ना, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल ही हो जाएगी. बस सेम होना चाहिए, कुछ भी यूनिट रहे, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम वर्क डन. अब कभी कभी क्या करता है मालूम, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम देने की बजाय ना गैस का इनिशियल और फाइनल प्रेशर दे देता है. तब ये फॉर्मूला नहीं यूज कर पाओगे क्योंकि इसमें प्रेशर क्या है बता? प्रेशर है क्या इधर? नहीं. तो अब हम लोग इस फॉर्मूले में प्रेशर को इनकॉर्पोरेट करेंगे, प्रेशर को लेकर के आएंगे इसके अंदर.
समझ में आ रहा अच्छे से? किससे? यही इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन से। क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन? बोल, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। लेकिन अगर मैं बोल दूं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? किसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस? किसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस? जिसका टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट। तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस अगर लोगे आप तो n तो कांस्टेंट रहता ही है, नंबर ऑफ मोल नहीं बदलता है, r भी कांस्टेंट रहता ही है। प्रोसेस आइसोथर्मल हो गया तो अपने आप टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, पीवी इज इक्वल्स टू, ये पूरा कांस्टेंट हो गया ना, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? क्योंकि ये तीनों क्या हो चुके हैं? कांस्टेंट। तो किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर इंटू वॉल्यूम की वैल्यू क्या रहती है? फिर से प्रेशर इंटू वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। यानी किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में आप किसी भी टाइम पर उसके प्रेशर को लोगे और उसकी वॉल्यूम को लेकर के मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा, बार बार सेम आएगा। प्रेशर कितना भी बदले, वॉल्यूम कितना भी बदले, उन दोनों को लेकर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम ही आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो अगर पहली कंडीशन में प्रेशर था P1, यहाँ से देख, पहली कंडीशन में प्रेशर था V1 और वॉल्यूम था V1, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी कंडीशन में प्रेशर था P2, वॉल्यूम था V2, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरी कंडीशन में प्रेशर था P3, वॉल्यूम था V3, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर। हर केस में आंसर क्या आएगा? सेम। मतलब P1 V1 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी? P2 V2। उसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी? P3 V3। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, P1 V1 बराबर है P2 V2, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सेम आना चाहिए। तो P1 V1 का प्रोडक्ट, P2 V2 का प्रोडक्ट, दोनों क्या होना चाहिए बेटा? बोल, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर फॉर्मूले में कौन है? देख, V2 बाय V1। इधर V2 को ऐसे रहने दे, V2 को यहाँ पर ऐसे रहने दे, ये V1 यहाँ पर मल्टीप्लाई करे ना, इधर आएगा तो डिवाइड, वहाँ कौन बचा? P1। ये P2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड। तो देख, मैं V2 बाई V1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? P1 बाई P2। इसको पुट करो, यहाँ पर पुट करो, इसको क्या बन जाएगा? देख, W max इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log to the base 10। V2 by V1 की जगह पर क्या हो जाएगा? P1 by P2। So this is the same formula if you have been given about pressure, not about volume, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। तो वॉल्यूम के लिए ऊपर V2 नीचे V1 रहेगा, और प्रेशर के लिए ऊपर P1 नीचे P2 रहेगा। इसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज। दिस कंप्लीट्स द डेरिवेशन। अगर सिर्फ इतना बोला मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला निकालो तो यहाँ पे रोक देने, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पूछा तो इतना एक लिखना पड़ेगा। ये सेम डेरिवेशन फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में भी समझ अच्छे, सेम मैक्सिमम वर्क डन का डेरिवेशन। काफ़ी पार्ट इसका एज इट इज फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में समझ अच्छे से। तो यहाँ पर आपकी डेरिवेशन हो जाती है। तो अब तक आपको वर्क डन का दो फॉर्मूला आ गया। एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट बोलेगा तो W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। दूसरा मैक्सिमम वर्क डन बोलेगा, या अगर मैक्सिमम वर्क डन मुंह खोल के नहीं बोला, घुमा फिरा के ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पे आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, तो उसका भी मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वर्क डन। तब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये। तो मैंने कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ही आपको ये 9 लिख के दे दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैक्सिमम वर्क डन डायरेक्ट मेंशन नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी ये लिखा हुआ है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क डन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। समझ में आ रहा है अच्छे से? लिखो, आप सारे न्यूमेरिकल करते हैं एक साथ, वर्क डन के सारे न्यूमेरिकल। एक फॉर्मूला और है वर्क डन का, पर उसके लिए अपने को इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी पढ़ना पड़ेगा, जो अभी हमने पढ़ा। तो जब वो सब हो जाएगा तब कराऊंगा, ठीक है ना? लिखो, देखो सब लोग ओपन करो टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 68, पेज नंबर 68 देखो सब लोग। प्रॉब्लम नंबर 4.1 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन रीड करेंगे पहले। थ्री मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। एक आइडियल गैस है, उसका नंबर ऑफ मोल दिया है, कितना बेटा? 3। तो नंबर ऑफ मोल को लिख लेते हैं, n दिया हुआ है, 3 मोल्स, ठीक है ना? आगे देखो, आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली, उसको क्या किया जा रहा है? बोल, एक्सपांड किया जा रहा है, मतलब उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। कैसे? आइसोथर्मली। आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, सिर्फ आइसोथर्मल लिखा है, रिवर्सिबल लिखा है क्या? नहीं। तो मैक्सिमम वर्क डन रहेगा क्या? जाहिर सी बात है मैक्सिमम नहीं रहने वाला। आगे देखो, आइसोथर्मली फ्रॉम 15 डेसीमीटर क्यूब टू 20 डेसीमीटर क्यूब। अब उसके दोनों वॉल्यूम दिए हुए। पहला वॉल्यूम कितना है? V1 15 डेसीमीटर क्यूब, और V2 कितना है? 20 डेसीमीटर क्यूब। आगे देखो,
20 डेसीमीटर क्यूब एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मिला कुछ? कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब पी एक्सटर्नल, कितना दिया पी एक्सटर्नल? 1.2 बार। आगे देखेंगे, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डेसीमीटर क्यूब बार एंड जूल। वर्क डन की वैल्यू निकालना दोनों यूनिट में, डेसीमीटर क्यूब बार में भी निकालना है और जूल में भी निकालना है। सबसे पहले कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, उधर साफ साफ लिखा है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, मतलब वो जो पहला वाला फॉर्मूला निकाले थे। व्हाट इज द फॉर्मूला? सी W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, which can also be written as minus P external into V2 minus V1. Put all the values minus। अच्छा देख, प्रेशर किस में दिया है बेटा? बार में, और दोनों वॉल्यूम किस में दिया है? डेसीमीटर क्यूब में। मतलब जो आंसर आएगा किस में आएगा? डेसीमीटर क्यूब बार या बार डेसीमीटर क्यूब में आएगा, है कि नहीं? वैल्यूज पुट करो। P एक्सटर्नल कितना है? 1.2, V2 कितना है बेटा? 20, V1 कितना है? 15, 1.2 20 माइनस 15 5, 12 पंजे 60, एक नंबर के बाद पॉइंट कितना आ गया? 6.0, यानी कि -6 वर्क डन आया। यूनिट क्या रहेगा? ये बार में था और ये दोनों डेसीमीटर क्यूब में। सो दिस इज द आंसर, बार डेसीमीटर क्यूब, -6 बार डेसीमीटर क्यूब। और किस में निकालना था? जूल में। कल कन्वर्जन सिखाया था, बार डेसीमीटर क्यूब से जूल में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर, और जूल से बार डेसीमीटर क्यूब में आने के लिए 100 से डिवाइड कर। कल सिखाया था ना, बाकायदा डिवाइड करके दिया। तो क्या हो जाएगा ये? W इज इक्वल्स टू -6 इंटू 100। जैसे ही आपने 100 मल्टीप्लाई कर दिया, 12 डेसीमीटर क्यूब के ऊपर क्या आ जाएगा? जूल, विच विल बी -600 जूल। एंड यू शुड गेट दिस माइनस। हाँ, उधर लिखा है एक्सपांड्स आइसोथर्मली, एक्सपांशन। एक्सपांशन का वर्कडन कैसा आता है? नेगेटिव। कल पढ़ाया था ना, एक्सपांशन में वर्कडन नेगेटिव होना चाहिए, कंप्रेशन में पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये अपने आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4.2 क्या दिया? देख 4.2 में कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। क्या निकालना है? कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब पी एक्सटर्नल, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब पी एक्सटर्नल निकालना है। कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस गैस। क्या हो रही है बेटा? कंप्रेस हो रही। कहां से कहां तक? देख 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, नंबर ऑफ मोल कितना दिया? 2। ये सब फुकट में दे रहा है कंफ्यूज करने के लिए। देख इधर भी जबरदस्ती दिया था, यहाँ पे भी जबरदस्ती दी, ठीक है ना। कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 25 डेसीमीटर क्यूब टू 13 डेसीमीटर क्यूब। दोनों वॉल्यूम दिया। पहला वॉल्यूम कितना है? V1 25 डेसीमीटर क्यूब, और V2 कितना है? 13 डेसीमीटर क्यूब। ये दोनों वॉल्यूम दिए हुए हैं, ठीक है। When the work obtained is 4862.4 जूल, वर्क डन की वैल्यू दी है W, कितना दिया है? 4862.4 जूल। सी दिस इज द क्वेश्चन, एकदम आसान है। इसमें भी कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, which can also be written as minus P external into V2 minus V1. Correct है? Now if you can see the volume which we have been given, volume किस में दिया है बेटा? डेसीमीटर क्यूब में, और ये किस में दिया है? जूल। तो अगर आपको जूल यूज करना है तो इसको डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या एक और आसान काम कर सकते हैं, इसको जूल से 12 डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो। तो 12 डेसीमीटर क्यूब से जूल में आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जूल से 12 डेसीमीटर क्यूब में जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा बोलिए? W इज इक्वल्स टू 100 से डिवाइड हो रहा है, नीचे जितना जीरो होता है पॉइंट उतना पीछे चला जाता है। 2 जीरो है, पॉइंट 2 पीछे चला जाएगा। क्या हुआ? पॉइंट को 2 नंबर पीछे लेंगे, कितना आएगा ये? 48.624 बार डेसीमीटर क्यूब। तो अब वॉल्यूम को चेंज करने की जरूरत है क्या? क्योंकि वो भी डेसीमीटर क्यूब में, ये भी डेसीमीटर क्यूब में, दोनों सही, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन? वर्क डन कितना है बेटा? वर्क डन कितना है? 48.624 माइनस पी एक्सटर्नल निकालना है। V2 हाउ मच इज V2? 13, V1 कितना है? 25। ये हो जाएगा 48.624 इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल 13 माइनस 25 बोलो, -12, माइनस प्लस
48.624 इज इक्वल टू 12 इंटू पी एक्सटर्नल, सही है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 इंटू पी एक्सटर्नल, ये 12 इधर आएगा तो डिवाइड करें, तो पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 48.624 डिवाइडेड बाई 12, इसको 12 से कैंसिल करो, 12 का 12, 24 बातें 36, 12 चौक 48, है ना। 12 के टेबल में 6 नहीं आता है, एक एक करके जाना, सिर्फ पहला नंबर 2 ले सकते हो, उसके बाद एक एक करके आने का। 12 के टेबल में 6 नहीं आता है, इधर 0 लगे, और ये 6 बाजू में जाके कितना हो जाएगा 62, 12 पंजे 60, कितना बच गया 2, 12 दूनी 24, ये आंसर है तुम्हारा, ये आएगा। सिर्फ शुरुआत में जो नंबर होते हैं ना उसको 2 एक साथ ले सकते हो, उसके बाद एक ही एक डिजिट लेना होता है, एकदम बेसिक चीज़ है, इतनी बड़ी गलती नहीं करने का, ठीक है ना। तो क्या आएगा आंसर बोल 4.052, तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू है 4.052। अब एक चीज़ नोटिस करो, ये डेसीमीटर क्यूब में था, ये भी डेसीमीटर क्यूब में था, प्रेशर के लिए यहाँ पर क्या था बार, तो ये आंसर भी किस में आया है बार में है, 4.052 बार। दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। 4.3 देखेंगे अभी सब लोग, क्या दिया है देखो 4.3 में, 200 मिलीलीटर ऑफ इथिलीन गैस, इथिलीन मतलब इथीन, इथीन का ही कॉमन नेम है ना, 200 मिलीलीटर ऑफ इथिलीन गैस एंड 150 मिलीलीटर ऑफ HCl गैस, इथिलीन का 200 ml है और HCl का 150 ml है, वर अलाउड टू रिएक्ट, अभी दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कितने प्रेशर पर देख, एट 1 bar प्रेशर अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, और रिएक्शन भी दी हुई है, व्हाट इज द रिएक्शन, सी व्हाट इज द रिएक्शन, C2H4 गैस प्लस HCl गैस गिविंग H5Cl गैस। तो इथीन गैस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ रिएक्ट कर रही है और क्या बना रही है इथाइल क्लोराइड, ये आपका हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन का रिएक्शन दिया या प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन, पढ़ रहे हो ना ये सब, वहाँ पे है ये सब रिएक्शन, ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या बोला उसने। अच्छा ये पूरा काम कितने प्रेशर पे हो रहा है 1, प्रेशर की वैल्यू कितनी दिया है, तो प्रेशर दिया अपने को 1 बार है ना, कहाँ के थे, हाँ 1 बार, तो रिएक्शन का प्रेशर दिया हुआ है मुझे 1 बार। एक बात और, हाँ इथिलीन गैस को कितना लिया उसने 200 ml और HCl गैस को कितना लिया है 150 ml, और ये कितना बना वो पता नहीं, ये गैस कितनी बनी वो पता नहीं, वो सब छोड़ो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आगे देख, कैलकुलेट द पीवी वर्क इन जूल, प्रेशर वॉल्यूम टाइप का वर्क निकालना है, मतलब वर्क निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो वर्क पढ़ रहे हैं उसका नाम ही क्या बताया था मैंने आपको, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। तो वर्क डन अपने को कैलकुलेट करना है, लेकिन किस में कैलकुलेट करना है, जूल में। सबसे पहले तो सर ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं भेजेगा, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला बताया W = -P एक्सटर्नल × डेल्टा V, जब प्रेशर दिया हुआ रहेगा तो। अब इसमें वॉल्यूम कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो बच्चों को कुछ नहीं समझता तो लोग क्या करते हैं, मानो इसको V1 ले लेते, इसको V2 लेते। V1 कौन होता है, इनिशियल वॉल्यूम, V2 कौन होता है, फाइनल वॉल्यूम। रिएक्शन के शुरुआत में बीकर के अंदर कौन कौन है, ये दोनों, तो इन दोनों का वॉल्यूम मिलाएंगे तो वो V1 रहेगा, और फाइनली प्रोडक्ट में कौन बच रहा है, खाली ये बच रहा है, तो उसका जो बचा हुआ वॉल्यूम रहेगा फाइनली वो क्या रहेगा V2। V1 कितना लोगे बोलो, V1 कितना लोगे, 200 ml है, ये 150 ml है, V1 कितना लोगे 350 ml, नहीं। अब यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा 11 का एक टॉपिक काम आएगा, 11 के बेसिक्स में पढ़े थे हमने पहले चैप्टर में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, वहाँ पे आपने 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे, याद है 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेलो-ज़ैक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, अवोगाड्रोस लॉ, 5 लॉस पढ़े थे याद है। तो उसमें से गेलो-ज़ैक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पर अप्लाई होगा, बहुत सिंपल था वो लॉ, अगर आप भूल भी चुके तो मैं आपको बताता हूँ। जब गैसेज आपस में रिएक्ट करती है और प्रोडक्ट भी एक गैस बनता है, ध्यान से सुनो, जब गैसेज आपस में रिएक्ट करती है और प्रोडक्ट भी क्या बनता है बेटा, गैस बनता है, तो उनके नंबर ऑफ मोल का जो रेशो रहता है ना, उसी रेशो में उनका वॉल्यूम भी होता है। अगर गेलो-ज़ैक्स लॉ और अवोगाड्रोस लॉ को मैं कंबाइन कर दूँ तो नंबर ऑफ मोल का जो रेशो रहता है वही उनका किसका रेशो रहता है, वॉल्यूम का। तो इधर नंबर ऑफ मोल कितना है देख, C2H4 का कितना नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल के लिए स्टोइकोमेट्री को देखना है, शुरू में देखना कुछ नहीं मतलब 1, इसका कितना नंबर ऑफ मोल है 1, इसका कितना नंबर ऑफ मोल है 1, तो रेशो क्या आ रहा है 1:1:1, इक्वल रेशो आ रहा है, तीनों का वॉल्यूम का भी रेशो इक्वल ही होना चाहिए, तीनों का वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए। अगर ये 20 ml है तो ये 20 ml, और ये बनेगा भी कितना 20 ml।
अभी मत सोचो सर 20 ml मिलके 40 ml बनेगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। मास एडिटिव होता है, वॉल्यूम एडिटिव ज़रूरी है क्या? प्रोडक्ट बनने के बाद वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, उतना भी रह सकता है। वॉल्यूम को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नाम का कोई लॉ नहीं होता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नाम का कोई लॉ नहीं होता। समझ में आ रहा अच्छे से? ठीक है ना? आप जरा ध्यान से देख, इनके नंबर ऑफ मोल का रेशियो क्या है? 1:1:1। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो भी कितना होना चाहिए? 1:1:1, यानी तीनों का वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा? सेम। अब अगर मैं इसका वॉल्यूम 200 ले लूँ तो इसको मैं नहीं ले सकता 200। कैसे लूँ? क्योंकि उसने दिया ही कितना है? 150। तो 50 ml अपन अपनी तरफ से क्वेश्चन में ऐड नहीं कर सकते। सर मैं बाहर से डाल दे रहा हूँ 50 ml। अगर आपने इसको 200 ले लिया कि सर इसको 200 ले लेते हैं और फिर 1:1:1 लाने के लिए ये भी 200, ये भी 200, ये भी 200, इसको 200 करोगे कैसे? वो दिया हुआ ही कितना है? 150 ml। तो इसको 200 नहीं ले सकते। तो एक काम करो ना, 150 ले लो, 150 ले लो। तो ये 150 हो सकता है कि नहीं भाई? 200 दिया है तो उसमें से 150 रिएक्ट करेगा, 50 नहीं रिएक्ट कर रहा है, साइड कर दो, रिएक्शन का हिस्सा ही नहीं है कि नहीं? तो इसका 150 ml, इसका भी 150 ml बनाएगा कितना? 150 ml। 300 बोल दे। अब भी समझाया, वॉल्यूम ऐड करने की जरूरत नहीं है, जो रेशियो रहेगा उसमें बनेगा। अगर ये ऐसा रहता ना, इधर सुन, अगर ये ऐसा रहता ना 1 इधर 1 और इधर 3, 1:1:3, तो ये 150 ml रहता है, ये 150 ml रहता है, ये 3 गुना बनता, 450 ml बनता। वो 150 मिला के 300 नहीं, 450। वॉल्यूम को डायरेक्ट ऐड नहीं कर देने का। वॉल्यूम डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल के रेशियो पर। नंबर ऑफ मोल का रेशियो क्या है? 1:1:1, मतलब सेम है ना? वॉल्यूम भी सेम रहेगा, ये भी 150 रहेगा, ये भी 150 रहेगा। प्रोडक्ट भी कितना बनेगा? 150 बनेगा। जरूरी नहीं कि 150 ml गैस 150 ml गैस में मिलेगी तो 300 ml गैस बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं। बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ दोज गैसेज आर गेटिंग ब्रोकन, न्यू मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग फॉर्म्ड, तो वो उतने ही वॉल्यूम में बन जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है अच्छे से क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इधर नंबर ऑफ मोल का रेशियो है 1:1:1, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होना चाहिए? 1:1:1, यानी तीनों का वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। अब 200 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये 150 ही है, इसमें 50 एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते, तो 200 नहीं ले सकते थे, तो क्या ले लिए? 150 ले लिए। 150 है क्योंकि 200 है, 50 हटा दो, वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। 150 ही है, 150 ही है, वो भी बनेगा कितना? 150। तो सब लोग ध्यान से देखना बेटा, सिंस 1 मोल ऑफ, ये ध्यान दिया, 1 मोल ऑफ C2H4 reacts with 1 mole of HCl to form 1 mole of what? C2H5Cl. That is ratio of number of mole is 1:1:1. Therefore ratio of their volume will be also 1:1:1. तो फिर से लिख रहा हूँ मैं रिएक्शन, C2H4 गैस प्लस HCl गैस गिविंग C2H5Cl गैस। अब नीचे इन तीनों का वॉल्यूम लिखते हैं, नीचे इन तीनों का वॉल्यूम लिखते हैं। कितना रहेगा? ये 200 ml रहेगा क्या? नहीं, फिर ये कम पड़ जाएगा ना, तो इसमें कितना लेंगे? 150। भले से वो 200 दिया है पर रिएक्ट कितना करेगा? 150। ये भी कितना रिएक्ट करेगा? क्योंकि वो उतना ही दिया है। ये बनेगा भी कितना? ये दिया हुआ नहीं था अपने को, पर रेशो है ना 1:1, तो तीनों सेम होना चाहिए। 150 150 150। नाउ यू गाइस टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1। रिएक्टेंट में कौन थे? ये और ये थे ना, तो दोनों का वॉल्यूम ऐड करो। 150 + 150 कितना होगा? 300 ml। सही है? ठीक है ना? आगे देख, V2 बोल 150 ml। तो ये आपका इनिशियल कंडीशन है, यहाँ से यहाँ तक ये फाइनल कंडीशन। तो 150 150 300 और वो 150। ठीक है ना? अब ml करके कुछ नहीं अपने पास, या तो डेसीमीटर क्यूब में रहे या लीटर में रहे, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। तो इसको लीटर में बदलते हैं। ये 300 का ऐसे रहने दे, मिली हटता है तो मिली 10⁻³ क्या बच गया इधर? लीटर। ये L फॉर व्हाट? लीटर। तो सिर्फ लीटर लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे। ये -3 की वजह से 0.3 नंबर पीछे जाएगा, कितना बन जाएगा ये? 0.3 लीटर। ठीक है? सेम इधर करो, 150 ऐसी रहेगा, मिली हटेगा 10⁻³ 0.3 नंबर पीछे जाएगा, 0.15 लीटर। ये आ गया V1, ये आ गया V2, ये दिया है प्रेशर, वर्क निकाल लेंगे। समझा अच्छे से? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। देखो वर्क कितना आएगा बेटा? वर्क कितना आएगा देखो सब लोग। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? W =
माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, या फिर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। तो ये हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल कितना दिया बेटा 1 बार, दिख रहा है 1 बार इंटू V2 माइनस V1। हाउ मच इज V2? V2 कितना देख, V2 कितना है 0.15 माइनस V1 कितना बेटा, V1 कितना है 0.3 विच कैन ऑल्सो रिटर्न एज 30। चलेगा ना, 3 लिखो या 30 लिखो, एक ही बात है। कितना हो जाएगा देखिए -1.15 माइनस 0.30 माइनस 0.15 आएगा भाई। 30 में से 15 गया 15, बड़ा नंबर माइनस में माइनस 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 प्लस, तो W आ रहा है प्लस 0.15। लेकिन यूनिट देख ये प्रेशर किस में रखे आपने, बार में, और ये किस में रखे, लीटर बोलो या डेसीमीटर क्यूब बोलो, एक ही बात। पर आंसर किस में चाहिए था अपने को, वर्क डन का, जूल में। उसने क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट अ पीवी टाइप ऑफ वर्क डन इन जूल्स, पर उधर लिखा है, तो नीड इट इन जूल। जूल में करने के लिए क्या करेंगे, बार डेसीमीटर क्यूब से जूल में जाने के लिए 100 से, वंस यू मल्टीप्लाई दिस विथ 100 यू विल गेट जूल। 100 मतलब 0.2 नंबर आगे जाएगा, 15 जूल, ये राइट आंसर है। एकदम अच्छे से समझा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4.3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4.4 देखेंगे अभी सब लोग। क्या दिया हुआ है देखो, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। 2 मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल दिया है ना, कितना दिया है 2 मोल, एन की वैल्यू दी हुई है 2 मोल। आगे बढ़ो। 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपांडेड, उसको एक्सपांड किया जा रहा है। पढ़ा भी क्या लिखा है उधर, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन करो सब लोग, उसको अंडरलाइन करो सो दैट इट इज हाईलाइटेड, अंडरलाइन करो उसको। तो गैस एक्सपांड हो रही है बेटा, कैसे एक्सपांड हो रही है बोल, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 20 लीटर टू 30 लीटर। वॉल्यूम दिया है, V1 कितना है बोल, V1 कितना है 20 लीटर, और V2 कितना है 30 लीटर। ये V1 ये V2। आगे बढ़ो, और क्या बोला देख, एट 300 केल्विन, केल्विन मतलब टेम्परेचर, कितना दिया टेम्परेचर 300 केल्विन, एट 300 केल्विन, ठीक है ना। कैलकुलेट द वर्क डन, क्या निकालना बेटा, वर्क डन निकालना है, ठीक है ना। और आर की वैल्यू दिया, नहीं भी देता तो हमको पता है आर कितना रहता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। अब पूरे क्वेश्चन में कहीं भी मैक्सिमम लिखा है क्या, नहीं, और इनडायरेक्टली लिखा है। वो आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली पढ़ते ही मुझे समझ में आता है मुझे कौन सा वर्क डन निकालना है, नहीं। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अगर क्वेश्चन में सीधा बोल दिया है कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन, वेल एंड डू, बहुत अच्छी बात है, हमको पता चल गया W मैक्स का फॉर्मूला यूज़ करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा बोलता है मैक्सिमम वहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, लेकिन आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली लिखा है, मतलब मुझे मैक्सिमम वर्क डन निकालना है, उसका फॉर्मूला यूज़ करना है। तो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर W मैक्स, टेल मी, W मैक्स का क्या फॉर्मूला था। अच्छा, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला बता ना, क्योंकि वॉल्यूम दिया है। व्हाट इज द फॉर्मूला, W मैक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 बाय V1, यही फॉर्मूला था, ठीक है। क्या हो जाए देखिए, माइनस 2.303 n, हाउ मच इज n 2, R 8.314, T कितना बेटा 300, log टू द बेस 10 V2, हाउ मच इज V2 30 लीटर, और V1 20 लीटर, सही है। अब ये चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, देखिए 300 और 2 मल्टीप्लाई होकर 600 हो जाएगा, है ना। 600 को 6 पकड़ लो, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे, और फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी चलेगा, कोई लॉग लगाने की जरूरत नहीं, फटाफट लेकिन थोड़ा करने का। और अगर नॉर्मल मल्टीप्लाई करनी नहीं जम रहा है तो फिर इसको साइड में लेके लॉग से करेंगे, ज़्यादा लंबा तुमको करने का, ठीक है ना। मैं वैल्यू बता देता इसकी, 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 300, वैल्यू आ रही बेटा 11488 11488.28, यह वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, 2.303 2 इंटू 8.314 300, हाँ सही है। आगे देखेंगे, इधर देखेंगे सब लोग, ये इसकी वैल्यू आ गई। बचा कौन उधर, log टू द बेस 10, ये 0 से 0 कैंसिल बेटा, 3/2 का मतलब 1.5। अब इसका log देखना पड़ेगा अपने को, तो कभी भी log डायरेक्ट नहीं देखा जाता है, सबसे पहले क्या देखना होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉइंट से पहले एक नंबर, 1 - 1 0 पॉइंट। अब देखेंगे 15 का 0, आगे कुछ नहीं मतलब 0 ना, 15 का 0 बता दे कोई भी देख के एक जन जल्दी से, 15 का 0
1765। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सो द आंसर इज, हाँ वेरी गुड, पेपर में भी दिया रहेगा। हाँ, आंसर आ रहा है 2023.08 जूल। हाँ, इधर ध्यान दे, इसको किस में रखा हमने, जूल पर केल्विन पर मोल, तो आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। दिस इज योर मैक्सिमम वर्क डन। इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट इट इनटू किलो जूल आल्सो। पॉइंट को 3 नंबर पीछे कर दो, पॉइंट 3 नंबर पीछे जा रहा है, +3 आएगा, और +3 मतलब किलो, ठीक है ना। तो जब ये पॉइंट 3 नंबर पीछे आएगा तो क्या बनेगा, देख -2.02 चलेगा, आगे का मत लिखो तो भी चलेगा, ठीक है ना, लिख दिए तो भी कोई बात नहीं, किलो जूल, आप ऐसा भी लिख सकते हो, आंसर चलेगा, ठीक है ना। और इतना ज़्यादा वर्क आना ही चाहिए क्योंकि ये मैक्सिमम वर्क। समझ में आ रहा अच्छे से। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4.4। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 4.5। बात नहीं रे, देखो 4.5। अच्छा एक बात और, हाँ तुम लोग ये लॉग निकालते हो ना 15 का 0, उसको डायरेक्ट लिख देते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स भूल जाते हो, तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, फिर ये कुछ ज़्यादा, ये 2023 नहीं 20 लाख कुछ ऐसा आएगा, और फिर तुम बोलते आना ही चाहिए मैक्सिमम वर्क डन। कभी भी लॉग निकालने से पहले, मैंने इसीलिए 11वीं में कसम दिलाया था तुम लोग, कभी भी लॉग निकालने से पहले क्या करेंगे, बोल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, ठीक है ना। चलो आगे देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 4.5 में क्या बोला है, देखो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ना ग्राम मीन्स व्हाट, ग्राम क्या दिया, मास दिया है ना, तो आपको मास दिया है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या दिया है, बोल मास, कितना दिया है, 22 ग्राम। आगे देख, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर कंप्रेस, उसको क्या किया जा रहा है, कंप्रेस। आगे पर क्या लिखा है, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, अंडरलाइन करो उसको, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है ना। आगे देखो, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट टेम्परेचर कितना दिया, बोल 298 केल्विन, एट टेम्परेचर 298 केल्विन फ्रॉम इनिशियल प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल। इनिशियल प्रेशर मतलब P1 दिया है, कितना दिया है P1, 100 किलो पास्कल। इनिशियल मतलब 1 ना, इनिशियल प्रेशर मतलब P1, तो P1 कितना दिया है, 100 किलो पास्कल। व्हेन द वर्क ऑब्टेन इज, वर्क डन कितना बेटा, बोल वर्क डन कितना है, वर्क डन इज 1.2 किलो जूल्स, ठीक है ना, वर्क ऑब्टेन इज 1.2 किलो जूल। फाइंड द फाइनल प्रेशर, क्या करना है, बोल फाइनल प्रेशर मतलब P2 का वैल्यू निकालना है, क्या करना है, बोल P2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। अब सब लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर जब मैं मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करूँगा जो कि मुझे दिया है, मुझे कैसे पता चला मैक्सिमम वर्क डन दिया है, क्योंकि वहाँ पे लिखा है ना आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबल, मतलब मैक्सिमम वर्क डन की बात कर रहा हूँ। जब मैं मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई नीड इज नंबर ऑफ मोल। कहाँ इधर नंबर ऑफ मोल, कहीं नहीं, तो उसी के लिए मास दिया हुआ है आपको। कौन सी गैस है, वापस पढ़, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फाइंड आउट द मोलार मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोलार मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, कार्बन का कितना होता है मास, 12 ना, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 और ऑक्सीजन का 16, सॉरी प्लस, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16। कितने ऑक्सीजन है इधर, 2 है, याद है ना ये सब, कार्बन का 12 मॉलिक्यूलर मास और ऑक्सीजन का 16, तो कितना है, 16 दूनी 32, 12 32, 2 और 2 4, 3 और 1 4। मोलार मास का हमेशा यूनिट लिखा जाता है ग्राम पर मोल। ये आ गया मोलार मास, ये क्या आ गया, बोल मोलार मास। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, याद करो, सॉलिड स्टेट नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला दिया था, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलार मास। भूल गए तो फिर एक बार देख लो, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास। सो व्हाट इज द मास गिवन, 22, व्हाट इज द मोलार मास, 44, 22 का डबल होता है 44, 1/2, 1/2 मतलब 0.5 मोल। तो सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ मोल निकाल दिया। आर दिया क्या कहीं पे, मत देने दो, हमको पता है आर की क्या वैल्यू थी, 8.314 किलो जूल, सॉरी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। क्या क्या, जूल पर केल्विन पर मोल, क्या आ रहा है, देखो उसमें जूल आ रहा है, और इधर वर्क किस में दिया है, किलो जूल, डायरेक्ट रख दिए, खत्म है, फिर कर ही नहीं पाओगे यार, आ जाएगा आंसर कुछ तो भी हलता बनता।
आर की वैल्यू किस में रहती है देख 8.314 जूल में रहती, जूल में, एंड दिस हैज बीन गिवन इन किलो जूल, तो वी विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू जूल। कितना हो जाएगा 1.2 किलो की वजह से 10⁻³ जूल। समझा? नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? डब्ल्यू मैक्स। अच्छा इसका कुछ मत कर, इसका कुछ मत कर, बताता हूँ क्यों। डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल्स टू -2.303 nRT log टू द बेस 10। प्रेशर की बात किया है ना, तो प्रेशर वाला फॉर्मूला क्या होता है बोल सर? ऊपर P1 नीचे P2, ऊपर P1 नीचे P2। वैल्यूज पुट कर। व्हाट इज डब्ल्यू मैक्स? 1.2 इंटू 10⁻³ -2.303। एन कितना है 0.5, आर कितना है 8.314, टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, लॉग टू द बेस 10, P1 कितना है रे 100 किलो पास्कल डिवाइडेड बाय P2, वही तो निकालना है। अब सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 2.303 इंटू 0.5 इंटू 8.314 इंटू 298, वैल्यू आ रही है 2852। कितनी आ रही बोल? 2852। तो -2852.92, ठीक है ना। लॉग टू द बेस 10 100 बाय P2, 100 बाय P2, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है देख 1.2 इंटू 10⁻³ 1.2 इंटू 10⁻³ मतलब पॉइंट को 3 नंबर आगे कर दो, तो 3 नंबर आगे जाए तो क्या बन जाएगा बोल 1200। अब यहाँ पे log टू द बेस 10, log टू द बेस 10 100 बाय P2 को ऐसे ही रन देते हैं। ये जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, ये जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ आएगा तो डिवाइड, तो 1200 डिवाइडेड बाय 2852.92, और जो माइनस था वो यहीं पे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लॉग से डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो, इधर ध्यान से देख। बाहर आएगा एंटी लॉग और अंदर दोनों को क्या मिलेगा? लॉग। इसको भी लॉग, इसको भी लॉग, डायरेक्ट निकाल। इधर पॉइंट से पहले कितना नंबर है 4, 4 - 1 3 पॉइंट, 12 का 0 बता। सब लोग लॉग टेबल निकालो, ये क्वेश्चन करने का इंपॉर्टेंट है, इसमें फंसते हो तुम लोग, जल्दी निकालो। 12 का 0 कितना है 0792, ओके। 12 का 0 कितना है 0792। इधर देख डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड, तो बीच में क्या है बेटा माइनस। अब इसमें पॉइंट किधर है रे? ये 2 के बाद है ना, 4 नंबर के बाद। 4 - 1 3 पॉइंट। 28 के 5 का रुक रे, 28 के 5 का 3, ये 9 है ना, तो 2 का क्या हो जाएगा 3। 28 के 5 का 3 कितना है देख? 28 के 5 का 3 कितना है? 4 5 5 3। बस है, बस। इधर देखो, इधर देख, अभी तो मेन चीज चालू ही नहीं हुई। इधर ध्यान से देख, जहाँ फंसते हो तुम लोग, सब बोर्ड पर देख। इसका लॉग देखा मैंने, मेरे को वैल्यू आई 4553। इधर क्या बचा? माइनस लॉग टू द बेस 10 100 बाय P2। अभी दोनों को माइनस करेंगे हम लोग। 3.0792, 3.4553, 2 में से 9 नहीं गया, 12 में से 3 गया 9, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 4 गया 6, 2 - 3 -1। कितना आ रहा है ये? एंटी लॉग ऑफ बार 1.6239 इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 100 बाय P2। एंटी लॉग देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बोल? इंटू 10⁻² पॉइंट से पहले बार 1 है -1, 62 के 3 का 9, 62 के 3 का 9, 62 के 3 का 9, 42 अल्लाह मेरे को छोड़ के इधर तुम्हारी थी तुम्हारी। इट्स मुंह बंद कर ले एकदम। 62 का 3 है 4198 और उसका 9 कितना है 9, तो 4198 में 98 मिला दो, तो 198 में 9 मिला दे, 198 और 2 200 हो गया, उसमें और 7 मिला दो 207, 4207। इतनी मेहनत कर रहे 4207। अब इधर देखो एंटी लॉग में पॉइंट एक नंबर के बाद ये हो गया माइनस लॉग टू द बेस 10 100 बाय P2। ये -1 के से पॉइंट एक नंबर और पीछे जाएगा, 0.4207 माइनस लॉग टू द बेस 10
100/P2। ये बेटा ये माइनस में ना, इस साइड गया तो प्लस, और ये प्लस में इस साइड आया तो माइनस। क्या ऐसा समझ सकते हो, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस में आ गया और ये माइनस माइनस प्लस में होगा, क्योंकि आपको लॉग माइनस से हटाना पड़ेगा तभी आप आगे कुछ कर सकते हो। अब यहाँ पे आ रहा है सबसे मेन स्टेप, सब लोग ध्यान से देखना, यहाँ पर आ रहा है सबसे मेन स्टेप। आपको ये लॉग को इधर क्या करना है, भेजना है। तो लॉग इधर आके क्या बनेगा, बोल एंटी लॉग। वेरी गुड। लॉग इधर आके क्या बन गया बेटा, एंटी लॉग ऑफ -0.4207। यू कांट सी, मत जा टेबल में, इधर देख। यू कैन नॉट फाइंड आउट एंटी लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर। आप नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग नहीं निकाल सकते हो, तो इस नेगेटिव को हटा के बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये वो स्टेप है जहां आप लोग पेन छोड़ के आगे बढ़े, बस हो गया, इससे आगे नहीं बढ़। बहुत सिंपल काम है, बहुत सिंपल काम है। देख क्या करने का है, जब भी नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग देखने के लिए आएगा ना, तो उसको ऐसे रख -0.4207, आगे +1 -1। आगे क्या कर सकते हो ना, +1 -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब भी नेगेटिव नंबर है आगे क्या करने का, +1 -1, +1 -1। अब ये जो -1 दिख रहा है बेटा, -1, इसको पहले ही लिख दे, एंटी लॉग ऑफ, ये -1 को पहले ही लिख दे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे आपस में, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो क्या है देख, +1 मतलब ऐसा ना, +1.0000, सही है ना। और नीचे क्या देख, -0.4207। सो 1 को ऊपर क्यों लिखे, बड़ा नंबर है ना रे वो, 0.4207 से 1 बड़ा है ना, तो उसको ऊपर लिखा, वो प्लस में था, और नीचे माइनस वाला ये नंबर लिखा। दोनों को माइनस करेंगे, ये बनेगा 0, 9, 9, 9, 10। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, पॉइंट 0 - 0 0। तो आंसर क्या आ रहा है, 0.5793। प्लस में रहेगा माइनस में, प्लस में, क्योंकि बड़ा नंबर 1 प्लस में, तो इधर आ रहा है +0.5793। अब एंटी लॉग की एक खासियत होती है कि अगर किसी अकेले नंबर के साथ माइनस है तो उसी को हम लोग बार बोलते हैं। तो दिस इज नॉट -1, दिस इज बार 1। अब बार 1 में जब इसको ऐड कर दोगे तो वैल्यू आएगी एंटी लॉग ऑफ बार 1.5793। अब इसका एंटी लॉग देखा जाएगा, समझा, इसका एंटी लॉग देखा जाएगा। तो जब आप इसका एंटी लॉग देखोगे, ये देख रहे, इंटू 10⁻⁻1, 57 के 9 का 3, 57 के 9 का 3 कितना है, 3796। एक नंबर के बाद पॉइंट, ये -1 कैसे कितना जगह, 0.3796। यहाँ पर कौन था रे, 100/P2 निकालने का क्या था, P2। ये P2 को इधर ले ले, 100/0.3796, करेक्ट है। अब इसको या तो लॉग से सॉल्व करो, या फिर आप इसको रेसिप्रोकल से भी कर सकते हो। देख कैसे, P2 = ऊपर से 1 0 काट दे, ऊपर से क्या करते बोल, नहीं सॉरी, 1 0 काटेंगे तो एक नंबर और पीछे चला जाएगा, इसको आगे लेना पड़ेगा, पॉइंट को क्या लेना पड़ेगा, आगे। तो क्या हो जाएगा 100, पॉइंट को एक नंबर आगे लिया, क्या बन गए 3.796। अब पॉइंट एक नंबर आगे लिया हो तो -1, पॉइंट एक नंबर आगे लिया तो -1, क्या हो जाएगा देखिए 1/3.796, सही है ना, 1/3.796। ऊपर कौन है 100, नीचे कौन है -1, ये -1 ऊपर गया तो +1, 10⁻+1 मतलब 10, 10 × 100 1000। अब इसका रेसिप्रोकल देख, 1/3.796 रेसिप्रोकल, 3.7 के 9 का 6, 3.7 का 9 कितना है, 2639। और उसका 6 कितना है, 6 कितना है उसका, 4 है ना। तो माइनस करते रेसिप्रोकल, याद है ना, रेसिप्रोकल माइनस किया जाता है। 2639 में से 4 निकालेंगे, 2635। तो इधर देख P2 कितना आ रहा है बेटा, P2 = 2635 और रेसिप्रोकल में पॉइंट एकदम शुरू में लगता है, इंटू 1000 के से पॉइंट 3 नंबर आगे आएगा, 1000 के से पॉइंट 3 नंबर आगे आएगा। तो P2 कितना आएगा देख, P2 = 263.5। एक बात और, ये जो P1 आपने लिया था 100, वो किस में था, किलो पास्कल में, तो ये आंसर भी किस में आया, दिस इज योर आंसर, समझा, ठीक है ना। देखो केमिस्ट्री में इतने मगजमारी वाला क्वेश्चन आने का चांस कम होता है, ठीक है ना। सुन, केमिस्ट्री का जो लास्ट का सेक्शन है ना, सेक्शन D,
4 मार्क्स वाला, उसमें एक आध क्वेश्चन ही ऐसा होता है कि 4 मार्क्स का एक अक्खा क्वेश्चन करना है, वरना ज़्यादातर क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए 2 करने होते हैं, ये करो 2 मार्क्स, ये करो 2 मार्क्स, ठीक है ना। तो ऐसे मगजमारी वाले क्वेश्चन केमिस्ट्री में आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आ नहीं सकते, आ सकते। इसमें आपको मगजमारी इसलिए लग रही है क्योंकि इतना सारा लॉग है, नेगेटिव एंटी लॉग है वगैरह वगैरह, वरना मगजमारी का कुछ काम है नहीं इसमें, जिसको आता है उसके लिए नॉर्मल चीज़ है। समझ में आ रहा है अच्छे से? अभी तक ध्यान से देखा, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है माइनस हटाने की। आपके टेक्स्ट बुक में देखो उसने ऐसा लिखा है एंटी लॉग माइनस 0.4207 और उसके बाद सीधा ये वैल्यू लिखा है 0.3796। वो कैसे आती है समझा ना बेटा? +1 करने का, -1 करने का, -1 को शुरू में ऐसे ही लिख दिया, इन दोनों को माइनस करके ये वैल्यू लाया, -1 मतलब बार 1 उसमें ऐड करके एंटी लॉग देख लिया। समझा अच्छे से? तो बहुत ध्यान से ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग। चलो लिख के लो फटाफट, क्योंकि आपका प्रॉब्लम नंबर 4.5, ठीक है ना? राइट इट आउट। 263.5 ये सब लोग 300, ध्यान दो उधर, 300 मिली मोल, वो मिली मोल लिखा है, गलती से डबल एम प्रिंट नहीं हुआ उधर, ठीक है ना? पहला वाला एम फॉर मिली और बाद वाला एम फॉर मोल, ठीक है ना? तो 300 मिली मोल, मिली मोल मतलब क्या दिया? नंबर ऑफ मोल दिया है, तो नंबर ऑफ मोल हैज बीन गिवन 300 मिली मोल, ठीक है ना? ध्यान दो, 300 मिली मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 13.7 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दिया हुआ उसका, क्या दिया बेटा? वॉल्यूम कितना दिया? वॉल्यूम देख वॉल्यूम कितना दिया बेटा? 13.7 डेसीमीटर क्यूब। आगे देखेंगे एट 300 केल्विन, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। आगे देखो, कैलकुलेट द वर्क डन, क्या निकालना है बेटा? वर्क डन व्हेन द गैस इज एक्सपांडेड अंटिल इट्स वॉल्यूम हैज इंक्रीज बाय 2.3 डेसीमीटर क्यूब। तो गैस को एक्सपांड किया गया है, वर्क डन निकालना है, कितना वर्क डन लगेगा एक्सपांशन में? अंटिल इट्स वॉल्यूम हैज बीन इंक्रीज बाय 2.3। इंक्रीज बाय 2.3 मतलब इतने से बढ़ा है, बढ़ के 2.3 नहीं हुआ है, 2.3 से बढ़ा है, मतलब पहले जितना भी था अब उससे 2.3 क्या बेटा? ज़्यादा हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये जो 2.3 है क्या दिया? फाइनल वॉल्यूम दिया क्या? नहीं, जितने से चेंज हुआ है वो दिया है ना, यानी कि चेंज दिया है। क्या दिया बोल? चेंज। तो इंक्रीज बाय 2.3 मतलब अपने को चेंज इन वॉल्यूम दिया। क्या दिया बोल? चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी, कितना दिया? डेल्टा वी 2.3 डेसीमीटर क्यूब। तो फिर मेरे को बताना V2 कितना रहेगा, बोल जल्दी बोल, V2 कितना रहेगा? सर जो V1 था, ये V1 था ना, V1 था, उसमें डेल्टा V को क्या कर देंगे? ऐड कर, कितने से चेंज हुआ है ना वो, तो V1 कितना था? 13.7, इंक्रीज बाय, इंक्रीज मतलब प्लस, कितने से? 2.3, ऐड करो, 7 3 10 का 0 कैरी गया, 1 3 2 5 और 1 6 1 16, कितना आ रहा है? 16 डेसीमीटर क्यूब। तो V2 कितना आ गया बेटा मेरा? 16 डेसीमीटर क्यूब। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब वर्क डन कब निकालना है? ए देखो, ए आइसोथर्मली अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0.3 बार, बी आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, सी इनटू वैक्यूम। तो वर्क डन को 3 अलग अलग केसेस में निकालना है। पहला क्या बोला उसने? आइसोथर्मली अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब पी एक्सटर्नल दिया है, कितना दिया पी एक्सटर्नल? 0.3 बार। तो वर्क डन निकालते बेटा, इधर देखो बोर्ड पे, वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर क्या फॉर्मूला होता है? W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। माइनस पी एक्सटर्नल है 0.3, डेल्टा वी डायरेक्ट दिया भाई कितना? 2.3, मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 नंबर के बाद पॉइंट, 0.693 बार डेसीमीटर क्यूब। जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.69 इंटू 100 जूल माइनस 69 जूल्स। ये पहले का आंसर आया, अभी खत्म नहीं हुआ, देख अभी खत्म नहीं हुआ। बी देखो, बी देखेंगे बेटा सब लोग। आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली मतलब मैक्सिमम वर्क डन। तो दूसरे में अपने को W मैक्स निकालना है, तो फर्स्ट वी राइट डाउन द फॉर्मूला, W मैक्स माइनस 2.303 NRT लॉग टू द बेस 10 V2 बाय V1। क्या क्या दिया देख, V2 निकाल लिए ना हम लोग, दिया नहीं था पर निकाल लिए। V1 डायरेक्टली गिवन है V1, ठीक है ना? टेम्परेचर दिया है, R हमको पता है, नंबर ऑफ मोल भी दिया है, लेकिन मिली मोल में दिया है, तो मिली को हटाएंगे ना बेटा। 300
मिली हटता है तो 10⁻³ -3 की वजह से 0.3 नंबर पीछे जाके क्या बन जाएगा 0.3 मोल। वैल्यूज पुट करो, -2.303, एन का वैल्यू है 0.3, आर का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन, लॉग टू द बेस 10, V2 कितना है बेटा 16 और V1 कितना है बोल 13.7। अभी देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, (2.303) 0.3, 8.314, 300, वैल्यू आ रही है 1723.24, 1723.24। अब इसको कैसा करेंगे, अब आप इसको डायरेक्ट तो काट नहीं सकते हो, तो क्या करेंगे, देख log A/B है ना, ये क्या हो जाएगा log A माइनस log B। अब दोनों के log की वैल्यू देखेंगे इधर, -1723.24, पॉइंट से पहले 2 नंबर है, 2 में से एक गया 1 पॉइंट, पॉइंट से पहले 2 नंबर है, 2 में से एक गया 1 पॉइंट, 16 का 0 कितना है देख, सीधा वैल्यू ऑफ 16 का 0, 16 का 0 कितना है, हाँ 2041, 13 का 7 1367, दोनों को माइनस करेंगे, -1723.24 इंटू, एक में से 7 नहीं जाता, 11 में से 7 गए, बोलो 11 में से 7 गए 4, 3 में से 6 नहीं जाता, 13 में से 6 गया 7, करेक्ट है ना। 8 में से नहीं सॉरी 9 में से 3 गया, कितना बचा 6, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। (1723.24) इंटू 0.0674, 116.14, कितना रहा बेटा बोल 116.14 जूल। ये आ गया मेरे को दूसरे केस का वर्क डन। अब तीसरे केस में क्या बोला है, पढ़ो जरा, तीसरे केस में क्या बोला है, कितना आंसर आएगा 0। वैक्यूम के अगेंस्ट वर्क डन निकाल रहे हो, एक्सपांड हो रहा है मतलब फ्री एक्सपांशन ना, ठीक है। तो पहला 69, सेकेंड वन 116.1, ठीक है। थर्ड वन, तो इधर ध्यान से देख, सी अगेंस्ट वैक्यूम मीन्स दैट इज फ्री एक्सपांशन। तो डायरेक्ट 0 नहीं लिखने का बेटा, पहले बताने का फ्री एक्सपांशन के केस में जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है उसको हम लोग कितना मानते हैं 0, इसीलिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, इसीलिए वर्क डन भी कितना हो जाएगा 0। तो देखो बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसमें एक में ही तीनों कंसेप्ट यूज हो गया, वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मैक्सिमम वर्क डन, फ्री एक्सपांशन। समझा, ये हो गया आपके सारे सॉल्व एग्जाम्पल खत्म। एक्सरसाइज पर आओ, कम टू एक्सरसाइज, पेज नंबर 88। हाँ बात नहीं करेंगे, पेज नंबर 88 पर आएंगे सब लोग और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो सब लोग, क्या बोला देखो क्वेश्चन नंबर 9 में, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल मतलब n दिया है, कितना दिया है n 1 मोल, तो n का वैल्यू गिवन है 1 मोल। आगे देखो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इस कंप्रेशन हो रहा है उसका, ठीक है ना, फ्रॉम 500 सेंटीमीटर क्यूब, इनिशियल वॉल्यूम दिया है V1, फ्रॉम मतलब V1 ना पहला, तो V1 कितना दिया है बोल 500 सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखेंगे बेटा सेंटीमीटर क्यूब अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब P एक्सटर्नल कितना दिया बेटा 1.2 इंटू 10⁵, 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ क्या बोला देखो उसने, द वर्क इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज 36 जूल, वर्क डन की वैल्यू कितनी है बेटा 36 जूल। वर्क डन की वैल्यू है 36 जूल। क्या बोले देख,
कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम, क्या निकालना है बेटा? फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम मतलब V2, ये क्वेश्चन है अपना। सी सब लोग देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है, ये ऐसा यूनिट में, ये ऐसा यूनिट में, ये ऐसा यूनिट में नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ। तो मैं क्या करता हूँ मालूम, ये पास्कल दिख रहा है, पास्कल से पहले क्या लिखा बेटा? 10⁵. कल मैंने आपको पढ़ाया था 1 बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, याद है? तो इस 10⁵ पास्कल की जगह आई कैन स्ट्रेट अवे राइट डाउन बार। 10⁵ पास्कल मतलब बार, तो ये क्या हो गया देख, 1.2 बार, ये दिया हुआ वो, ठीक है ना। अब अगर ये बार में तो ये जूल में नहीं होना चाहिए, तो ये बार डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए था। किस में होना चाहिए? बार डेसीमीटर क्यूब या बार लीटर में होना चाहिए था। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं आप सबको मालूम है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है बेटा, यू ऑल नो, ठीक है ना। देख, बार डेसीमीटर क्यूब से जूल में आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जूल से बार डेसीमीटर क्यूब में जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 36/100 बार डेसीमीटर क्यूब लिखो या बार लीटर लिखो, एक ही बात है। नीचे से 2 0 कटेगा, कितना बन जाएगा? 0.36 बार लीटर, करेक्ट है, ठीक है सर। ये बार लीटर में आ गया, वेरी गुड, ये बार में आ गया, बहुत अच्छा है। पर ये तो सेंटीमीटर क्यूब है ना, उसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर में। तो बेटा कल मैंने आपको बताया था 1 लीटर बराबर होता है डेसीमीटर क्यूब के, इसी तरह 1 मिलीलीटर बराबर होता है सेंटीमीटर क्यूब के। तो चाहे डेसीमीटर क्यूब की जगह लीटर लिखो, एक ही बात है, चाहे सेंटीमीटर क्यूब की जगह मिलीलीटर लिखो, एक ही बात है। कितना हो जाएगा देखिए, बोल रहा हूँ 500 सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या आ जाएगा? मिली। बेटा मिली मतलब 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब की जगह मिलीलीटर आ गया, और मिली मतलब 10⁻³ -3 के वजह से 0.3 नंबर पीछे जाके कितना बन जाएगा? 0.5 लीटर। अब आ गया लीटर में, सो दिस इज V1, V2 निकालना है, ये W आ गया और ये प्रेशर आ गया, सही है। लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला, टेल मी? W इज इक्वल्स टू -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, या फिर -P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। -P एक्सटर्नल कितना है बेटा? 1.2 बार। V2 कितना बेटा? V2 ही तो निकालना है हमको। V1 कितना है? V1 0.5, और वर्क डन कितना है बोल? 0.36। अब देखो सबसे पहले 1.2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है ना, यहाँ आएगा तो डिवाइड करेगा, तो ये जगह 0.36 डिवाइडेड बाय 1.2, वहाँ क्या बचा? -V2 माइनस 0.5। इधर 2 नंबर के बाद पॉइंट है, इधर 1 नंबर के बाद पॉइंट है, क्या करोगे? इसको भी 2 कर दोगे। अब हो गया 2 नंबर, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, कितना बन गया? 36/120। माइनस को अंदर लेके जा, -V2 माइनस माइनस प्लस 0.5। सॉल्व करते हैं इसको, 12 का 12, 0, 12 तिया 36, नीचे से 1 0 कटेगा, पॉइंट 1 नंबर पीछे लगेगा, कितना हो गया? 0.3 इज इक्वल्स टू -V2 प्लस 0.5। -V2 इधर आएगा, प्लस V2, 0.5 ऐसे ही, प्लस 0.3 इधर गया, -0.3, कितना आ गया? 0.2 लीटर। लीटर में चाहिए आप लीटर में रहने दो, मिली लीटर में कन्वर्ट करना है कर सकते हो। 1 लीटर में कितना मिली लीटर होता है? 1000, तो लीटर हटेगा तो क्या आएगा बोल? 0.2 इंटू 1000 मिली लीटर। 1000 मतलब 10⁻³ ना। अब उस तरीके से 0.3 नंबर आगे जाएगा, चाहिए तो पूरा 1000 लिख लो, वो भी चलेगा, लीटर की जगह 1000 मिली लीटर। तो 3 0 के से 0.3 नंबर आगे जाके कितना हो जाएगा? 200। अब मिली लीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात है ना दोनों। ये भी आप वॉल्यूम का आंसर दे सकते हो। अब तो शायद आपकी टेक्स्ट बुक में यही आंसर दिए थे, 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे छोड़ोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे छोड़ोगे तो भी चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखने की है, 1 लीटर बोलो या डेसीमीटर क्यूब बोलो, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। सिमिलरली 1 मिलीलीटर बोलो या सेंटीमीटर क्यूब बोलो, दोनों का मतलब क्या है? सेम। समझा? सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया उसने? कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क। सीधा सीधा बोल दिया, मुंह खोल के बोल दिया उसने। क्या निकालना है? मैक्सिमम वर्क, मतलब W मैक्स का ही फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ, ठीक है। कैलकुलेट, अच्छा टिक करते जाओ जो जो क्वेश्चन होता जा रहा है। कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क व्हेन 24 ग्राम। 24 ग्राम मतलब क्या दिया है? मास। कितना दिया है मास? 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। दोनों हिंट दे दिए, मैक्सिमम वर्क साफ भी बोल दिया है और आइसोथर्मली रिवर्सिबली भी बोल दिया है। आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम प्रेशर ऑफ 1.6 बार टू 1 बार। पहला प्रेशर P1 कितना दिया है बोल?
1.6 बार और P2 कितना दिया है 1 बार। आगे देखेंगे बेटा एट 298 केल्विन टेम्परेचर कितना दिया बोल 298 केल्विन। तो बेटा मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला शुरू ही होता है 2.303 इंटू NRT। एन से एन है क्या तो एन के लिए ही हमको मास दिया है और क्या लगेगा एन निकालने के लिए मोलार मास। तो हम लोग लिखेंगे इधर मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 दो ऑक्सीजन तो 16 इंटू 2 कितना आएगा 32 ग्राम पर मोल। हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल टेल मी मास बाय मोलार मास। मास कितना दिया बेटा 24 और मोलार मास 32। किससे कैंसिल हो रहा है दोनों 8 से कैंसिल हो रहा है 8 या 24 8 चौक 32 कितना आ रहा है बोलिए 3/4 मोल। आप उसको 3/4 भी रख सकते हो 0.75 भी लिख सकते हो। मैंने आपको अक्सर बताया 3/4 का मतलब क्या होता है 0.75। ये आ गया नंबर ऑफ मोल। बस बाकी सब तो गिवन है। अब सीधा डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला लिखो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू -2.303 NRT log टू द बेस 10। प्रेशर वाला फॉर्मूला चाहिए प्रेशर वाला P1/P2 -2.303 n का वैल्यू आया 3/4 R 8.314 टेम्परेचर 298 log टू द बेस 10 P1 कितना बेटा 1.6 P2 1। अब देखो ये पूरे को मल्टीप्लाई करो और फिर जो वैल्यू आएगी उसको 4 से डिवाइड कर दो। मैं बता देता हूँ आपको वैल्यू 2.303 इंटू 3 इंटू 8.314 इंटू 298 वैल्यू आ रही है 17117.54। उसको डिवाइड करेंगे किससे 4 से तो द वैल्यू इज कमिंग 4279। कितनी आ रही बेटा 4279.38। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ बेटा अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ये 2.303 और 8.314 बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है हर क्वेश्चन में। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है ना आप चाहे तो उसको याद भी रख सकते हो। तो एक स्टेप खाली आपका बच जाएगा बस। तो जिसको एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है ना उसके लिए इंपॉर्टेंट लेकिन वो वैल्यू याद रहना चाहिए। फिर नहीं है तो फिर रहने दो सीधा मल्टीप्लाई करने का कोई दिक्कत। ठीक है ना। अभी देखिए अपॉन के नीचे 1 मतलब कुछ नहीं है ना 1.6/1 मतलब 1.6 तो सीधा लॉग देख लो इसका। पॉइंट से पहले एक नंबर है कितना आएगा 0 पॉइंट 16 का 0 20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4279.38 इंटू 0.2041 आंसर आ रहा है 873। कितना आ रहा है बेटा तो मैक्सिमम वर्क डन इज -873.4। अभी देख यूनिट क्या रहेगी ये आर जो हम लोग रखते हैं 8.314 जूल में रखते हैं ना तो ये भी जूल में ही रहेगा। अब आप सोचोगे सर प्रेशर तो बाहर में था गलत हो गया। नहीं दोनों प्रेशर बाहर में था बाहर से बाहर कैंसिल। मैंने बोला ना V1 V2 और P1 P2 का जो भी यूनिट है बस सेम होना चाहिए क्योंकि वो अल्टीमेटली क्या होने वाला है कैंसिल आउट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 टिक कर लो उसको। हाँ उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16। हाँ वो लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे बेटा सब क्या बोला। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ NH3। अमोनिया बनाया जा रहा है उस प्रोसेस में कितना वर्क डन लगेगा वही वर्क डन हमको क्या करना है बेटा निकालना है। वो वर्क डन निकालना है। आगे देखेंगे बेटा सब लोग इन विच वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 8 डेसीमीटर क्यूब टू 4 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का चेंज दिया है V1 कितना दिया बोल V1 कितना दिया 8 डेसीमीटर क्यूब और V2 बोलो 4 डेसीमीटर क्यूब। आगे देखेंगे एट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब P एक्सटर्नल दिया कितना दिया बोल 43 बार। ठीक है ना। अब आगे देख क्या लिखा है इन व्हाट डायरेक्शन द एनर्जी फ्लोज। बाद में देखते हैं उसको इन व्हाट डायरेक्शन द एनर्जी फ्लोज उसको बाद में देखते हैं पहले ये करते हैं। अच्छा कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर बोला मतलब कौन सा फॉर्मूला आएगा बोल P एक्सटर्नल वाला ना W इज इक्वल्स टू -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V या फिर -P एक्सटर्नल इंटू V2 -V1। ठीक है ना। तो -P एक्सटर्नल कितना दिया है 43
V2 कितना है देख 4, V1 कितना है 8, कितना हो जाएगा -43, 4 - 8 -4, माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12 का 2 हासिल किया, 4 चौक 16 और 1 17, 172 यूनिट क्या रहेगा ज़रा ध्यान से देखना है बेटा। प्रेशर था बार में और वॉल्यूम था डेसीमीटर क्यूब में, जूल में कन्वर्ट कर इसको, 172 इंटू 100 जूल, सही है। अगर इसको 172 को 17.2 कर दो तो पॉइंट को एक नंबर पीछे लिया, एक नंबर पीछे +1 मतलब 1 0 और ये 2 0, कितना हो गया 10⁻+3 और +3 मतलब किलो, +3 मतलब किलो, तो W आ रहा है मेरे को 17.2 किलो जूल, ये पहला आंसर आ गया। उसने बोला था कैलकुलेट द वर्क डन, अब क्या पूछा था इन विच डायरेक्शन द एनर्जी फ्लोज, तो बेटा W प्लस में आया है, देख रहे हो W किस में आया है प्लस में मतलब वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम या सराउंडिंग, वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, तो हम लोग लिखेंगे दैट इज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। ये हमको कैसे पता चला समझा ना, ये पॉजिटिव देखकर, इसका मतलब अगर ये मेरा सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, तो वर्क सराउंडिंग सिस्टम पर कर रहा है, तो एनर्जी कहाँ आ रही है सराउंडिंग से सिस्टम में, एरो देख रहे हो, ठीक है ना। तो हम लोग लास्ट में आंसर लिखेंगे एनर्जी फ्लोज फ्रॉम सराउंडिंग इनटू सिस्टम। एनर्जी के फ्लो का डायरेक्शन पूछा था, वो भी बता दिया, कर दो। तो वर्क डन के 3 टाइप के क्वेश्चंस हमारे हो गए, वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मैक्सिमम वर्क डन और वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम या फिर फ्री एक्सपेंशन का वर्क डन। अब एक फॉर्मूला वर्क डन का और है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एनजी, चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस, लेकिन उसको निकालने के लिए, वो फॉर्मूला निकालने के लिए आपको पहले इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी समझना पड़ेगा, उसके बाद वो फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको समझेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा पूरा उसी के ऊपर रहेगा, फिर उसके टाइप के भी क्वेश्चन करेंगे, निकालना उसमें भी वर्क डन होता है। देखो मैं बहुत ज़रूरी बात आपको बता रहा हूँ, सारे टाइप के क्वेश्चन का शुरुआत वही से, कैलकुलेट वर्क डन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू डीमार्केट, अलग कैसे करना है कि ये टाइप का है, ये टाइप का है कि ये टाइप का है, सेग्रीगेट कैसा करना है आपको उसको, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आ अच्छे से क्या बोलो, जैसे अगर आप यही पेज पे देखोगे, पेज नंबर 88 पे, ठीक है ना, तो देख क्वेश्चन नंबर 11, देख क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला उसमें, कैलकुलेट वर्क डन, सेम चीज़ पूछा कि नहीं, कैलकुलेट वर्क डन बोला मतलब फिर से वर्क डन निकालना है, पर अब इधर ना ये फॉर्मूला लगेगा कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर का, ना मैक्सिमम वर्क डन का लगेगा, उधर डेल्टा एनजी वाला फॉर्मूला लगेगा। अब वो हम लोग कैसे पहचानते, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊँ। समझ में आ रहा अच्छे से, रैट इट डाउन।